मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल टाइम टू स्टडी में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी हिंदी लोक भारती कक्षा 10वीं की दूसरी इकाई की दूसरी कहानी सही उत्तर। इसके पूर्व हमने पहली जो कहानी है कंगाल वह देखी है। अगर आपने नहीं देखी है तो YouTube में यह लिंक दी जा रही है, उसे आप देख लीजिए और समझ लीजिए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चलिए आइए अब दूसरी जो लघु कथा है उसे हम समझ लेते हैं। अब तक वह कितने ही स्थानों पर नौकरी के लिए आवेदन कर चुका था। कहने का तात्पर्य ये कि बेरोजगारी समाज में इतनी है कि अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग बेरोजगार हैं। और ख़ासकर अब इस कोरोना के काल में तो बेचारे जो लगे थे उनकी भी नौकरी नहीं रही। लेकिन हताश और निराश न होते हुए हमें इस परिस्थिति से आगे निकलना है। तो क्या हुआ, अब तक वह कितने ही स्थानों पर नौकरी के लिए आवेदन कर चुका था। हर जगह उसने अपना बायोडाटा दे दिया था और नौकरी के लिए प्रार्थना पत्र भी दे चुका था। आवेदन करना यानी प्रार्थना पत्र जमा कर देना। साक्षात्कार दे चुका था, कई बार उसकी साक्षात्कार यानी इंटरव्यू हो चुकी थी। उसके प्रमाण पत्रों की फाइल भी उसे सफलता दिलाने में नाकामयाब रही थी। उसके पास प्रमाण पत्रों की तो बहुत बड़ी फाइल थी, लेकिन उसे नौकरी दिलाने में वो जो फाइलें हैं, उसके प्रमाण पत्र है, यह असफल रहे। नाकामयाब होना यानी असफल रहना। हर जगह भ्रष्टाचार। क्यों? क्योंकि नौकरी के लिए पैसे देना पड़ता है, बिना पैसों के नौकरी नहीं लगती। रिश्वत, बड़े बड़े अधिकारियों को रिश्वत खिलाओ तब नौकरी लगती थी। और इन सभी चाचा भतीजा वाद के इस समाज में जहाँ नौकरी पाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। हर जगह भ्रष्टाचार, रिश्वत का बोलबाला होने के कारण योग्यता के बावजूद उसका चयन नहीं हो पाता था। कि युवक में काफ़ी गुणवत्ता थी, काफ़ी सर्टिफिकेट्स थे, काफ़ी अच्छे अंक वो अर्जित कर चुका था। प्रमाण पत्रों का की तो उसके पास कमी नहीं थी, लेकिन समाज में जो रिश्वतखोरी चल रही है, भ्रष्टाचार चल रहा है, उसके कारण उसे कहीं भी नौकरी नहीं लगी थी। हर ओर से अब वह निराश हो चुका था। निराश हो जाना यानी परेशान हो जाना। निराश हो गया था क्योंकि उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही थी। भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था को कोसने के अलावा उसे उसके वश में और कुछ तो था नहीं। तो वो क्या कर सकता था? भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था यानी समाज में जो भ्रष्टाचार चल रहा है उसको कोसता था और परेशान रहता था। उसके अलावा उसके वश में कुछ तो था नहीं, यानी वह कुछ भी नहीं कर सकता था। तो देखो आज क्या चमत्कार होने जा रहा है। आज फिर उसे साक्षात्कार के लिए जाना है। ठीक है, आज भी उसका साक्षात्कार है, एक इंटरव्यू देने वह जा रहा है। अब तक देश प्रेम, नैतिकता, शिष्टाचार, ईमानदारी पर अपने तर्कपूर्ण विचार बड़े विश्वास से रखता आया था, लेकिन इसके बावजूद उसके हिस्से में सिर्फ असफलता ही आई थी। जहाँ पर भी वो साक्षात्कार देने जाता था वो देश प्रेम की बातें करता था, अपने विचारों को ऐसे प्रस्तुत करता था कि उससे देश प्रेम झलके, नैतिकता झलके, शिष्टाचार झलके, ईमानदारी झलके। और अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद भी उससे हमेशा ही असफलता प्राप्त हुई थी। देखिए अब साक्षात्कार में उपस्थित प्रतिनिधि मंडल में से एक अधिकारी ने पूछा। एक अधिकारी वहां बैठा था और उसने पूछा, उसके दुखती हुई रग पर उसने नमक छिड़कते हुए प्रश्न किया, भ्रष्टाचार के बारे में आपकी क्या राय है? उस अधिकारी ने क्या पूछा कि समाज में जो भ्रष्टाचार चल रहा है उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? लड़के ने क्या जवाब दिया देखिए, भ्रष्टाचार एक ऐसा कीड़ा है जो देश को घुन की तरह खा रहा है। जो बारीक कीड़ा होता है जैसे धान खा डालता है, वैसे ही भ्रष्टाचार हमारे इस समाज को, हमारे इस देश को
खा रहा है। सारा समाज अब खोखला हो गया है। अच्छे पढ़े लिखे लोगों की कोई कद्र नहीं है। अच्छे मेहनत करने वाले युवाओं को बेरोजगार रहना पड़ता है। इसने सारी सामाजिक व्यवस्था को चिंताजनक स्थिति में पहुंचा दिया है और भ्रष्टाचार के कारण हमारी सारी सामाजिक परिस्थितियाँ बदल चुकी है। बिना किसी को रिश्वत दिए कोई भी काम नहीं होता। सच कहा जाए तो यह देश के लिए कलंक है। उसने अधिकारी को अपने मत बताते हुए कहा कि ये जो भ्रष्टाचार है देश पे लगा हुआ कलंक है। अधिकारियों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और उत्सुकता छा गई। जो भी उनके इंटरव्यू ले रहे थे अधिकारी लोग, उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और उत्सुकता छा गई। बोले ये लड़का बोल तो बरोबर रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है। उसके तर्क में उन्हें रुचि महसूस होने लगी कि बुरा लड़के ने बहुत संघर्ष किया है। तो उन्होंने और दूसरे अधिकारी ने उस पर प्रश्न किया, रिश्वत को आप क्या मानते हैं? उसने सीधा सीधा प्रश्न किया कि रिश्वत जो कि आज की सभ्यता बन गई है, बिना रिश्वत दिए कोई काम नहीं होता, इसके बारे में आपके क्या विचार है? रिश्वत के बारे में आप क्या मानते हैं? नवयुवक ने उत्तर दिया, यह भ्रष्टाचार की बहन है। ठीक है, भ्रष्टाचार अगर भाई है तो रिश्वत ये क्या हो गई, उसकी बहन। यह भ्रष्टाचार की बहन है। जैसे विशेष अवसरों पर हम अपने प्रियजनों, परिचितों और मित्रों को उपहार देते हैं, इसका स्वरूप भी कुछ कुछ वैसा ही है। लेकिन उपहार देकर हम केवल खुशियों या कर्तव्यों का आदान प्रदान करते हैं, इससे अधिक कुछ नहीं। जबकि रिश्वत देने से रुके हुए कार्य, दबी हुई फाइलें, टलती हुई पदोन्नति, रोकी गई नौकरी आदि में इसके कारण सफलता हासिल हो जाती है। तो व्यंग करते हुए उसने अधिकारियों से कहा कि यह भ्रष्टाचार की छोटी बहन है रिश्वत, यानी पैसे देना। जिस प्रकार आपसी रिश्तेदारों में भेंट वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं और संबंधों को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन रिश्वत जो है ये ऐसी धनराशि है, इसको देने पर है क्या होते हैं, रुके हुए काम होते हैं। दबी हुई फाइलें कई सालों तक दबी रहती है, तो वो रिश्वत देने से तुरंत ऊपर आकर अपनी पूर्णता को प्राप्त कर लेती है। टलती हुई पदोन्नति, कई दिनों से प्रमोशन नहीं मिला, बाबू का बाबू ही रह गया, बड़ा अफसर बनना चाहिए था, नहीं बना, लेकिन जैसे ही उसने रिश्वत दी तुरंत वो बड़ा अफसर बन जाता है। रोकी गई नौकरी तो लग गई थी है, लेकिन जब तक ये पैसे नहीं मिलेंगे उसे अपॉइंटमेंट आर्डर नहीं दिया जाता, आदि के कारण सफलता हासिल हो जाती। तो ये है रिश्वत की महिमा। तब भी यह समाज के माथे पर कलंक है। उसने कहा कि भले ही ये कार्य को आगे बढ़ाती है रिश्वत, लेकिन फिर भी ये समाज के नाम पे कलंक है। इसका समर्थन कतई नहीं किया जा सकता और रिश्वत देकर अपने काम कराना यह समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। तभी यह समाज के माथे पर कलंक है, इसलिए रिश्वत भी यह समाज के माथे पर एक कलंक है। इसका समर्थन कतई नहीं किया जा सकता, ऐसी मेरी धारणा है। उस नवयुवक ने कहा कि भाई रिश्वत देकर नौकरी लगो, रिश्वत देकर अपने काम कराओ, ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। कहकर वह तेजी से बाहर निकल आया। जानता था कि यहाँ भी चयन नहीं होगा। उसे मालूम था, वह इतना कहकर वह तेजी से बाहर निकल आया। वह उठा और वो जो इंटरव्यू लेने वाले हैं उस कक्ष से वह बाहर आया और उसे यह पूरा विश्वास था कि उसका चयन नहीं होगा, क्योंकि वह सच बोल रहा था और जब तक ये रिश्वत और भ्रष्टाचार नहीं होगा उसका काम होने वाला नहीं है। उसे विश्वास था, इसलिए वह उठकर बाहर आ गया। पर क्या हुआ देखो बेटा, भीतर बैठे अधिकारियों ने गंभीरता से विचार विमर्श करने के बाद युवक के सही उत्तर की दाद देते हुए उसका चयन कर दिया। जो अंदर बैठे थे अधिकारी लोग, उन्होंने उसके दिए गए उत्तर को स्वीकार किया और बड़े गंभीरता से चिंतन किया, विचार विमर्श किया। बोले क्या ये युवक सही कह रहा है, नहीं कह रहा है, क्या उसका उत्तर सही है? तब युवक के सही उत्तर की दाद देते हुए उसका चयन किया और उसे उस नौकरी पर रख लिया गया। आज वह समझा कि
आज उस नवयुवक को यह पता चला कि सत्य कुछ समय के लिए निराश हो सकता है, परास्त नहीं। कि सत्य की राह पर चलते चलते थोड़े दुख तो आ सकते हैं, लेकिन उसे मंजिल निश्चित ही मिलेगी। सत्य कुछ समय के लिए निराश हो सकता है, कि सत्य पर चलते चलते कुछ देर के लिए हमें निराशा प्राप्त हो सकती है, लेकिन वह परास्त नहीं होगा, वह हारेगा नहीं। तो ये जो है दो कहानियाँ यह मेरी चुनिंदा लघु कथाओं से लिए गए हैं, और इसके जो कहानीकार है, ठीक है, कहानीकार ने यहाँ पर दो सामाजिक समस्याओं का चित्रण किया है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ और कोई डिफ़िकल्टीज अगर आपको हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिए। ठीक है, ये कठिन शब्द दिए गए हैं। भीषण यानी भयानक होता है, जिलजिले यानी सीलन भरा, है ना, नीरवता यानी एकांत, कंगाल यानी गरीब, साक्षात्कार यानी मुलाकात, रिश्वत यानी घूस। तो यहाँ पर मुहावरे दिए गए हैं। वैसे तो मैं मुहावरे के लिए एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसमें लगभग 150 से 200 मुहावरे रहेंगे। तो इसमें मुहावरे कौन कौन से आए हैं देखो। सीना तान कर खड़े रहना यानी निर्भय होकर खड़े रहना, बोलबाला होना यानी प्रभाव होना, दाद देना यानी प्रशंसा करना। ठीक है, अगर इन 3 मुहावरों का अगर आप वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये जो पाठ है यहाँ समाप्त होता है। बने रहिए हमारे YouTube चैनल टाइम टू स्टडी में। धन्यवाद।